विक्रम उसके ऐसे प्रोवोक करने पर अपनी शर्ट की स्लीव ऊपर की ओर तरफ रोल करके कहता है, ऐसी बात है तो विक्रम मेहता आज तुम्हें जीत के दिखाएगा। फिर गोलगप्पे वाले भैया की तरफ मुड़कर कहता है, चलो भैया अब लगाओ। अन्या भी अब काफ़ी एक्साइटेड हो गई थी। आखिर कितने दिनों के बाद वो खुलकर अपनी ज़िंदगी के ये पल जी रही थी। उसने पहले ही पानी तीखा बनाने को कहा था। विक्रम और अन्या के बीच कंपटीशन शुरू होता है, लेकिन जैसे ही पहला गोलगप्पा विक्रम के मुंह में जाता है उसकी जीभ जलने लगती है। उसे काफ़ी तीखा लग रहा था, पर जैसे ही उसकी नज़र अन्या के चहकते चेहरे पर जाती है वो कहीं खो सा जाता है। अन्या का मासूम सा चेहरा जिस पर किसी का भी दिल आ जाए। वो मज़े से गोलगप्पे खा रही थी और विक्रम उसे देखते हुए गोलगप्पे खा रहा था, लेकिन 5-6 खाने के बाद ही विक्रम की हालत ख़राब होने लगी। उसकी आंखें लाल हो गई थी और अब उनमें पानी बहने लगा था। अन्या उसकी ऐसी हालत देख ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। कितने दिन के बाद वो ऐसे खुलकर हंस रही थी। वहीं विक्रम खुद की परवाह छोड़ बस अन्या में खोया था। अन्या उसकी हालत देख जल्दी से पानी लेकर अपनी साड़ी का पल्लू भिगाकर उसके चेहरे को और आँखों को पोंछती हैं और साथ ही उसे पानी पिलाती हैं। वहीं सड़क पर ट्रैफिक सिग्नल रेड होने की वजह से सारी कार रुक गई थी। उन्हीं रुकी गाड़ियों में से एक गाड़ी में बैठा रुद्र अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसके साथ उसका असिस्टेंट अमन और आगे की सीट पर जियान और ड्राइवर थे। तभी जियान की नज़र रोड के किनारे गोलगप्पे के ठेले पर जाती है जहां अन्या थी। जियान के मुंह से हैरानी से निकल जाता है, अन्या मैडम यहाँ? रुद्र जो लैपटॉप पर काम कर रहा था उसके कान अन्या सुनकर खड़े हो गए। हालांकि जियान ने काफ़ी धीरे से कहा था, लेकिन रुद्र के कान के लिए बस अन्या का जिक्र ही काफ़ी था। वो अपनी उंगलियां रोक सामने की ओर देखता है। सामने अन्या किसी लड़के का चेहरा अपने पल्लू से साफ कर रही थी और साथ ही काफ़ी हंस कर उससे बातें भी कर रही थी। रुद्र को उसका चेहरा तो नहीं दिखा, लेकिन उसकी पीठ से वो ये समझ गया कि ये उसके परिवार का सदस्य नहीं है। उसके मन में अब काफ़ी सवाल उठ रहे थे, साथ ही उसका गुस्सा अन्या के प्रति बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन वो कुछ कर पाता उससे पहले ट्रैफिक सिग्नल हो गया। इसी के साथ ड्राइवर ने गाड़ी बढ़ा दी। कार के आगे बढ़ते हुए रुद्र के जहन में अब वही छीन चल रहा था। उसके दिल में एक टीस भी उठने लगी थी। कुछ देर चलने के बाद रुद्र कार रोकने का इंस्ट्रक्शन देता है। किसी की उससे कुछ भी पूछने या कहने की हिम्मत नहीं होती है। कार रुकने के बाद रुद्र सबको जाने को कहकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर वहां से कार को तेज़ रफ्तार में भगाते हुए निकल जाता है। विक्रम को हारते देख अन्या कहती है, क्या हुआ विक्रम मेहता, तो आज किसी से हारने वाला नहीं था तो फिर? विक्रम उसको देखकर धीरे से कहता है, तुम पर तो पहले ही हार बैठा और आज तुमसे हार कर भी मुझे अपनी जीत दिखाई देती है। अन्या पूछती है, कुछ कहा? विक्रम नाम में सिर हिलाकर अपने वॉलेट से 2000 का नोट गोलगप्पे वाले की तरफ बढ़ता है। गोलगप्पे वाले भैया नोट देकर कहते हैं, साहब मेरे पास खुले पैसे नहीं हैं। विक्रम वो पैसे उसे देते हुए कहता है, रख लो भैया, ये आपका इनाम है मुझे कुछ खास देने के लिए। होते हैं, एक तो इतना पैसा होने का घमंड है, तो दूसरे में पैसे होकर भी उसकी कदर है। अन्या को खोया हुआ देख विक्रम उससे पुकारते हुए कहता है, कहाँ खो गई आप? कोई और कंपटीशन तो बाकी नहीं रह गया ना आज? विक्रम की आवाज़ में डर था, जिसे देख अन्या मुस्कुराते हुए कहती है, डोंट वरी, आज के लिए इतना, कल की कल देखेंगे। फिर अन्या की बात सुन वो अपनी आंखों में शरारत भरकर कहता है, क्या बात है, हमने तो बस आज मिलने का सोचा था, पर आपने तो कल के लिए भी सोच लिया है। क्या बात है, हमारी कंपनी पसंद आ रही है आपको? विक्रम के ऐसे कहने पर अन्या उसे घूरकर कहती है, ज़्यादा आगे की सोचने की आपकी आदत है। वैसे काफ़ी लेट हो गया है, अब मुझे चलना चाहिए, बाय। इतना बोलकर अन्या कार की तरफ जाने लिए मुड़ती है तो विक्रम कुछ सोचकर भागते हुए उसके पास आकर साथ चलते हुए कहता है, वैसे आपने अब तक मेरा जवाब नहीं दिया। अब तो लगता है कि मुझे ही भी विजेंट क्लब के मेंबरशिप लेनी ही पड़ेगी। विक्रम की बात सुन अन्या हल्का सा मुस्कुराती है, फिर कुछ सोचकर कहती है, वैसे आइडिया बुरा नहीं है, यू शुड ट्राई। इतना बोल अन्या कार के पास आ जाती हैं।
जहाँ ड्राइवर उसका इंतज़ार कर रहा था। ड्राइवर अन्या को आते देख पीछे का दरवाज़ा खोल खड़ा हो जाता है। अन्या एक नज़र मुड़कर विक्रम को देखती है, जो मुंह फुलाए उसे ही घूर रहा था। वो विक्रम का चेहरा देखकर कार में बैठने की बजाय उसके पास आकर प्यार से अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहती हैं, मिस्टर विक्रम मेहता, क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे? अन्या का इतना कहना था कि विक्रम की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। वो जल्दी से अपना हाथ अन्या के हाथ से मिलाते हुए कहता है, ज़रूर। यह सुनकर अन्या बस मुस्कुरा देती हैं और जल्दी से विक्रम से अपना हाथ छुड़ाकर कहती हैं, ऑल राइट, अब मैं चलती हूँ। घर में दादाजी वेट कर रहे होंगे, बाय। विक्रम खुशी खुशी बाय कहता है। अन्या भी जल्दी से कार में बैठ वहाँ से निकल जाती हैं। वो इतना खुश था कि वो अपने आसपास लोगों को हक कर उनसे कहता है, वो मेरी दोस्त बन गई, वो मेरी दोस्त हैं। विक्रम खुशी से पागल हो गया था। वहीं दूसरी तरफ अन्या घर पर आ चुकी थी। विक्रम के साथ आज अपनी पुरानी लाइफ जीकर उसे कुछ अच्छा लगा। वो अपनी खुशी में मग्न होकर सबके लिए खाना बनाती हैं और सबके साथ हंसी खुशी डिनर करती हैं। सब काम खत्म होने के बाद जब वो कमरे में आती है तो उसकी नज़र खाली कमरे में जाती है। उसे रुद्र की याद आती है, साथ ही उसकी आज की बेरुखी भी याद आती है। वो उदास होकर एक नज़र घड़ी को देखती हैं। काफ़ी वक्त हो चुका था, रुद्र अब तक घर नहीं आया था। अन्या ने सोचा कि ये तो उनकी पुरानी आदत है, जब आना होगा आ जाएगा। इतना सोच वो फ्रेश होकर सोने के लिए सोफे पर चली जाती है, लेकिन उसकी आंखों में नींद ही नहीं थी। उसका ध्यान बार बार अपने सामने वाले बेड पर जा रहा था। शायद कुछ दिनों से उसे सोते जागते रुद्र को देखने की आदत जो हो गई थी। अन्या काफ़ी वक्त तक रुद्र का इंतज़ार करती रही, लेकिन रुद्र अब तक नहीं आया। इंतज़ार करते करते अन्या की आंख लग गई। सुबह का वक्त था। अन्या सक पकाते हुए उठती है और एक नज़र घड़ी पर डालती है। इस वक्त सुबह के 6 बज रहे थे। वो फिर अपनी नज़र कमरे में दौड़ाती हैं, लेकिन कमरा अब भी रात के जैसा था और रुद्र उसे कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। ये देखकर अन्या को कुछ बेचैनी हुई। वो जल्दी से बेड से उठकर वॉशरूम जाती हैं और तैयार होकर नीचे आती हैं। फिर आस-पास देखती हैं तो सब शांत था, बिल्कुल नॉर्मल। अन्या वहाँ जाते हुए एक नौकर से पूछती हैं, सुनो, क्या रुद्र कल घर आए थे? वो नौकर नाम में सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं मैम, सर घर नहीं आए। हाँ, लेकिन उनका बॉडीगार्ड जियान रात को घर आया था, पर सुबह सुबह जल्दी में वो भी कहीं निकल गया। ये सुनकर अन्या कुछ परेशान हो गई हैं, लेकिन वो अपने भाव को छुपाते हुए इस नौकर को जाने का इशारा करती हैं। वो नौकर भी वहाँ से चला जाता है। अब अन्या बेचैन सी वापस अपने कमरे में चली जाती हैं। क्या होगा रुद्र की ऐसी गलतफहमी का परिणाम? रुद्र पूरी रात घर न आने पर अन्या का दिल बेचैन हुए जा रहा था। वो भी ठीक से रुद्र को जानती भी नहीं थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। तभी उसके दिमाग में दिग्विजय जी का ख्याल आया। वो खुद से कहती हैं, इनके बारे में ज़रूर दादाजी को कुछ पता होगा, पर डायरेक्ट जाकर पूछना कुछ अजीब है। फिर अन्या कुछ सोचते हुए अपने डेली के कामों के लिए चली जाती हैं। नाश्ते के समय सब आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। अन्या सबको सर्व करती हैं। वहाँ बैठे किसी ने भी रुद्र का कोई जिक्र नहीं किया और जयान की अन्या की कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी। सबके चले जाने के बाद अन्या अपने दिल की उथल पुथल लेकर अपने कमरे में आ रही जाती हैं। पूरा दिन उसका बेचैनी और रुद्र के ख्यालों में गुजरता है। अन्या को खुद नहीं पता आखिर उसे रुद्र के न होने से इतनी बेचैनी क्यों हो रही थी। एक दिन 7 रातें भी वैसे ही गुजरती हैं और 7 ही हफ्ते भी। रुद्र पूरे एक हफ्ते से घर नहीं आया। अन्या को बस बातें ही बातों में इतना ही पता चला कि रुद्र किसी काम से बाहर गया है और वह कब आएगा किसी को इस बारे में पता नहीं है। उसको रुद्र की काफ़ी फिक्र होने लगी थी, लेकिन उसने ये बात अपने मन में ही दबा के रखी, किसी को कुछ जाहिर नहीं होने दिया। एक शाम अन्या दादाजी के कमरे में जा रही थी, तभी उसकी नज़र सामने से आते रेहान पर पड़ी। वो हंसते हुए तभी को किसी बात का
चिढ़ाते हुए अंदर ही आ रहा था। रेहान का सारा ध्यान तविश पर था जो उसके पीछे होकर चल रहा था। तभी आकाश जी ने उसकी टक्कर हो जाती और उसके हाथ में शीशे का एक पोट छोटा बक्सा जैसी चीज़ छूट गई। जर्मी पर न गिर जाती हैं जिनसे रेहान हड़बड़ा जाता है, पर जब उसकी नज़र आकाश जी पर पड़ती है तो वो कुछ बोलते बोलते खामोश हो जाता है। आकाश जी टूटे बक्सों को लेकर गुस्से में आग बबूला होते हुए रेहान को काफ़ी बेरुखी से देखते हैं। वो गुस्से में रेहान से कहते हैं, तुम एक बार फिर तुमने मुझे मेरी कौशल्या की यादें छीन ली। तुम्हारी वजह से मैं हर बार मुझे कोई मेरी कौशल्या से दूर होना पड़ता है। दूर रहो मुझसे और मेरी कौशल्या की चीज़ों से और उसकी यादों से। रेहान अपने पिता से बातें ऐसी सुनकर ही रहता है। उसकी बातों को सुनकर अपने दिल में चुभन का एहसास दिला रही थी। वो बिना कुछ जवाब दिए वहाँ से चला जाता है और तविश भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। वहीं अन्या को आकाश जी को बहुत अच्छे से अन्या को आकाश जी को खुद के बेटे से ऐसे बात करते देख आश्चर्य होता है। उसने ये बात काफ़ी बार नोटिस की कि आकाश जी और उनके दोनों बेटों के बीच कुछ ठीक नहीं है। न बेटे को बाप से मतलब है, न बाप को बेटे से। उन्हें देख शायद ही कोई उनके रिश्ते का अंदाज़ा लगा सकता था। उसे लगा कि आकाश जी का स्वभाव ही ऐसा होगा, इसीलिए वो किसी से बात नहीं करते हैं। उसको रेहान के लिए काफ़ी बुरा ही लगता है। वो अपने कमरे में चली जाती है। रेहान अपने रूम में शांत सा बस खिड़की के बाहर देख रहा था। तविश उससे बात करने की और उसे बहलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने किसी का जवाब नहीं दिया। तविश जानता था कि रेहान अभी काफ़ी दुखी है और शायद ही किसी से कुछ शेयर कर सकता है, इसलिए वो भी वहीं उसके साथ पीछे खड़ा हो गया। उसका साथ देने के लिए। तभी उसके कमरे का दरवाज़ा लॉक हुआ और अन्या वहां अपने हाथ में एक मेडिकल बॉक्स लेकर आई। रेहान अन्या को देख अपने सर दर्द को छुपाते हुए झूठी मुस्कान के साथ कहता है, अरे भाभी, आप मेरे कमरे में कुछ काम था? अन्या हाँ में सिर हिलाते हुए उसका हाथ पकड़कर उसे बेड पर बैठाती है और उसका हाथ आगे करके मेडिकल बॉक्स से दवा निकालकर लगाने लगती है। कांच के टुकड़े पर रेहान के हाथ में भी कट लग गया था। उस वक्त रेहान को इस बात का आइडिया नहीं था, लेकिन अन्या को देख लिया था। वो प्यार से रेहान के हाथ की चोट साफ करके उसे दवा लगाती है। जब तक दोनों के बीच खामोशी थी, अन्या पट्टी करके बॉक्स बंद करती है और फिर रेहान की तरफ देखकर प्यार से उसके गालों पर हाथ रखते हुए कहती है, रेहान तुम ठीक हो? अन्या का इतना कहने से रेहान के दिल का तो वो बंद दरवाज़ा दूर हो गया और वो बंद दरवाज़ा टूट गया। उस दर्द से भरे चुका था। रेहान जल्दी से नीचे बैठकर अन्या की गोद में सिर सहलाकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। अन्या भी बिना कुछ कहे उसके सिर पर प्यार से हाथ सहलाती हैं। रेहान काफ़ी देर वैसे ही अन्या की गोद में सिर रखे खामोश सा बैठा था। उसकी आंखों से आंसू की कुछ बूंदें गिरती हैं, जिसे वो अन्या से छुपाकर पोंछ लेता है। रेहान को ऐसे देख अन्या को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। हमेशा हंसने खेलने वाले रेहान को यूं खामोश देखकर उसे ये जानने की इच्छा हो रहने लगी थी कि आखिर क्या वजह है बाप बेटे के बीच की दूरी की। अन्या पूछना तो चाहती थी, लेकिन रेहान की हालत देख उसके जख्मों को कुरेदना उसे नहीं ठीक लगा था। रेहान यूं ही अन्या की गोद में सिर रखकर सो रहा था। अन्या और तविश उसे बेड पर सुलाकर वहाँ से बाहर आ गए। तविश अन्या की तरफ देखकर कहता है, थैंक यू भाभी, आपने रेहान को जो प्यार दिया है, अपमान दिया है, अपनापन दिया है, उसे उसी की ज़रूरत थी।
अन्या तविस की बात सुनकर अपनी सोच में गुम हो जाती हैं। तविस, क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूँ आखिर क्या वजह है डैड के ऐसे रेहान के प्रति रिएक्ट करने की? तविस कहता है, वजह कौशल्या आंटी की मौत से जुड़ी है और ये बात पता नहीं मैं कैसे कहूँ। बेहतर होगा आप ये रेहान का या दादाजी से पूछ ही लेते। इतना बोलकर तविस वहाँ से चला जाया और अन्या को सवालों में और उलझा देता है। अन्या कुछ सोचती हैं और अपने कामों में लग जाती है। यह सबके डिनर के बाद अन्या दादाजी की दवाई देकर और दूध का ग्लास लेकर उनके कमरे में जा रही थी कि उसका ध्यान आकाश जी के कमरे में आ रही आवाज़ पर जाता है। अन्या अपने कदम उस ओर बढ़ा देती है। दरवाज़ा खुला होने की वजह से वो अंदर आसानी से देख पा रही थी। आकाश जी अपने आसपास वही कांच के टुकड़े लिए बैठे थे और उसे जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कांच के टुकड़ों तेज़ होने की वजह से जुड़ नहीं पाते हैं। साथ ही उन्हें क्यूट भी लग रहा था कि जिससे आकाश जी काफ़ी उदास होते उनसे कहते, आकाश जी काफ़ी उदास होते तो कहते, कौशल्या तुम्हारी एक भी याद को मैं खोने नहीं वाला हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं ठीक करके रहूँगा। ये बोलकर वो वापस से कोशिश करते हैं, लेकिन न होने की वजह से वो उस सारे कांच के टुकड़े को एक बॉक्स में रखकर कमरे की बालकनी में चले जाते हैं। अन्या ये सब ध्यान से देख रही थी। वो कुछ सोचते सोचते आकाश जी वापस से दादी जी के कमरे में जाती है। कमरे में दिग्विजय अपनी किताब पढ़ रहा था। अन्या को आदत देख के वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, आओ, मेरी आदत है, आपने मेरी आदत बिगाड़ दी है अन्या बेटा। फिर कुछ सोचकर अपनी बात सही करते हुए कहते हैं, मेरी ही नहीं, इस घर के हर सदस्य की आदत बिगड़ गई दी है। अन्या अपनी सोच में ही थी कि गुम थी, इसीलिए वो उनकी बात का जवाब नहीं दे पा रही थी और चुपचाप उन्हें दवा और दूध ले लेती हैं। दिग्विजय जी अब जब अन्या को परेशान देखते हैं तो वो उससे प्यार से पूछते हैं, अन्या बेटा क्या हुआ, कोई परेशानी है आपको, इतनी खोई खोई क्यों हो, रुद्र ने आपसे कुछ कहा क्या? अन्या दिग्विजय जी के कहने पर जैसे ही होश में आती हैं वो उन्हें देखकर अपना सिर हिलाने हाँ में सिर हिला देती हैं। अन्या के ऐसा कहने पर दिग्विजय जी उसे अपने पास बैठने का इशारा करते हैं और कहते हैं, आप मेरे पास बैठो और अब बताओ क्या बात है। अन्या अपना सिर हाँ में हिलाकर उनके सामने बैठकर हिचकिचाती हुई कहती हैं, वो दादाजी, अगर मैं कुछ आपसे कुछ पूछूं तो आप ज़रूर बुरा ना नहीं मानेंगे ना? अन्या को ऐसे कहने पर दिग्विजय जी मुस्कुराते हुए विश्वास के साथ कहते हैं, अन्या बेटा, मैं आपके इस घर की बहू बनाकर लाया था, लेकिन आपने अपनेपन और प्यार से इस घर और मेरे अंदर दिल के बेटी की जगह बना दी ली। और एक बेटी इतना ही सोचकर अपने दादाजी से बात करती हैं, आपको जो भी पूछना है पूछो। अन्य दिग्विजय जी के ऐसे कहने पर एक गहरी सांस लेकर हुए कहती हैं, दादाजी, वो आज मैंने डैड को रेहान को कुछ बुरा बुला कहते सुना, उनकी वजह से माँ उनसे दूर हो गई है। रेहान ने जवाब तो नहीं दिया, लेकिन उसकी खामोशी उसके लिए दर्द साफ बयां कर रही थी। डैड और रेहान के बीच ऐसा क्या है दादाजी जो माँ से जुड़ा है? क्या एक पिता अपने खुद के बेटे से इस तरह बात करते हैं? उनका रिश्ता ऐसा बिखरा हुआ क्यों है? अन्या के सवाल सुनकर दिग्विजय जी खामोश हो गए। उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का अंदाज़ा था कि अन्या के मन में ये सवाल एक न एक दिन जरूर आएगा। कुछ पुराने जख्म थे जिन्हें वक्त की भी भरपाई नहीं कर पाया था। दिग्विजय जी खामोश से अन्या को देखने लगे। फिर वह वहाँ था जो जख्म वक्त नहीं भर पाया उसे शायद अन्या भर देगी। लेकिन दिग्विजय जी ने जैसे ही अपना मुंह कुछ कहने के लिए खोला कि साथ ही उनके कमरे में दरवाज़ा खुला। रुद्र गुस्से में बाहर आता है। अन्या और दिग्विजय जी दोनों ही नज़र रुद्र पे जाती हैं। अन्या इतने दिनों बाद रुद्र को सही सलामत देखकर एक राहत की सांस लेती हैं। वहीं रुद्र अन्या को देखकर अपने कड़क आवाज़ में दिग्विजय जी से कहता है, दादाजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, वो ये भी अकेले शब्द पर वो कुछ ज़्यादा ही जोर देता है। क्या समझ नहीं आता है कि रुद्र उसे वहाँ से
जाने को कह रहा था, इसीलिए वो जल्दी से उठते हुए दिग्विजय जी से कहती हैं, दादाजी मैं चलती हूँ, हम बाद में बात करेंगे। वो इतना बोल वहाँ से चली जाती हैं। उसके निकलने के बाद रुद्र कमरे का दरवाज़ा काफ़ी ज़ोर से बंद करता है, जिसकी आवाज़ सुन अन्या सहम सी जाती है। वो समझ गई कि रुद्र इस वक्त जाना सामने सच में मौत का बदला है, मौत की दावत देने जैसा है, और वो कहीं से अपने कमरे में ना बाहर आ जाए, गार्डन में ही चली जाती हूँ। रुद्र दिग्विजय जी के कमरे में 10 मिनट बाद गुस्से से निकलकर सीधे अपने रूम में आया। कमरे में रेहान अन्या को देखकर वो अपना कमरा अंदर से बंद करके सीधा बेड के पास लेट जाता है। फिर गुस्सा और नफरत की और अब तक उस सीन को भुला नहीं पाता जब अन्या किसी और लड़के के करीब थी। उसकी नज़र में अन्या एक धोखेबाज और सवाल चालाक लड़की है। क्या अन्ना जान पाएगी सच? सुबह का वक्त। आकाश जी अपने कमरे में काफ़ी परेशानी से इधर उधर कुछ खोज रहे थे। जब अच्छे से खोजने के बाद भी उन्हें वो चीज़ नहीं मिलती है तो सीधा घर के नौकरों को बुलाते हैं और गुस्से में सबसे पूछते हैं, किसने मेरे कमरे में मेरी इजाज़त के बिना मेरी चीज़ों को छूने की हिम्मत की है? सभी नौकर सहमे से खड़ा होकर अपना सिर नामे हिलाते हैं। ये देख आकाश जी लगभग चीखते हुए कहते हैं, तो कहाँ गया वो बॉक्स? सच सच बताओ मुझे। नहीं मैं। वो इतना बोले ही थे कि मुन्ना भागकर उनके कमरे में आता है और अपने हाथ में पकड़ा हुआ बॉक्स उनकी ओर बढ़ाते हुए कहता है, साहब शायद आप इस बॉक्स को ढूंढ रहे हैं। आकाश जी मुन्ना के हाथ में वो बॉक्स देकर उससे तुरंत छीन लेते हैं और उसे ठीक से देखने लगते हैं। जैसे ही वो बॉक्स खोलकर अंदर देखते हैं उन्हें काफ़ी हैरानी होती है। वो टूटे हुए बॉक्स को किसी ने काफ़ी जतन से पहले जैसा बना दिया था और इसी के साथ ही जितनी दरारें थी उनको खूबसूरती से सजा दिया था। ये देख आकाश जी की आंखों में नमी तैर गई। उनकी कौशल्या की यादें वापस से उनके पास आ गई थी। आकाश जी नम आंखों से मुन्ना को देखकर कहते हैं, ये तुमने? वो इतना ही कहे थे कि मुन्ना जल्दी से अपना सिर नामे हिलाते हुए कहता है, नहीं साहब ये मैंने नहीं किया। वो तो छोटी मैडम ने मुझे ये बॉक्स आपको देने को कहा और साथ ही आपको नाश्ते के लिए नीचे आने को भी कहा है। मुन्ना की बात सुनकर आकाश जी असमंजस में पड़ जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था ये ठीक किसने किया और अगर अन्य ने किया तो। उनके मन में काफ़ी सवाल थे। मुन्ना और बाकी नौकर वहाँ से चले गए। आकाश जी उस बॉक्स को अब तक अपने हाथों में थामे देख रहे थे, तब की उनकी नज़र एक नोट पर पड़ी थी है। वो उसे बॉक्स से निकालकर पढ़ने लगते हैं। कांच में अगर यादें बसे तो कभी ना कभी टूट जाती हैं, लेकिन अगर वही यादें दिल में बस जाए तो वो कभी नहीं मिटती। ये लाइन पढ़कर वो काफ़ी हैरान हो गए। वो बार बार उस लाइन को पढ़ते हैं। ये लाइन उनकी कौशल्या की कही गई लाइन्स जैसी थी। ऐसी कुछ बातें कौशल्या ने एक बार उनसे कही थी और आज वही अपने सामने पढ़ने वो भावुक हो गए थे। वो बॉक्स को प्यार से छूकर अपनी कौशल्या को याद कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ सब नाश्ते के लिए आ चुके थे। रुद्र भी वहीं था, लेकिन आज उसने अन्या को नज़र भी नहीं देखा। उसका गुस्सा और नफरत अन्या के लिए शांत नहीं हुई थी। अन्या सबको उनका मॉर्निंग ड्रिंक सर्व कर रही थी कि रेहान की नज़र अन्या की उंगलियों पर जाती है जिसमें बैंडेज बंधा हुआ था। ये देख रेहान उसका हाथ पकड़कर उसे देखते हुए फिक्र से कहता है, भाभी ये क्या हुआ आपको? इतनी चोट कैसे लगी? रेहान के ऐसा कहने पर सबकी नज़र अन्या से होते हुए उसके हाथ पर जाती है, सिवाय रुद्र के। अन्या जल्दी से अपना हाथ पीछे करते हुए कहते हैं, अरे ये तो छोटी सी चोट है, बस कुछ ढूंढ रही थी स्टोर रूम में तो वहीं लग गई। दिग्विजय जी अन्या की बात सुन फिक्र से कहते हैं, अरे बेटा आपको क्या ज़रूरत थी खुद से काम करने की? इतने सारे नौकर हैं, उनमें से किसी को बोल देती। देखिए अब आपको लग गई। अन्या जल्दी से दिग्विजय जी को जूस देते हुए कहती है, छोटी सी चोट है दादाजी, जल्दी ही ठीक हो जाएगी, आप लोग अब चिंता न करें। तभी रेहान अन्या को अपने पास बैठाते हुए हक से डांट लगाते हुए कहता है, भाभी पहले आप यहाँ बैठो, हम छोटे बच्चे नहीं हैं कि अपना ब्रेकफास्ट भी खुद ना ले सकें। चलो आप भी हमारे साथ ब्रेकफास्ट करो।
अन्या नाम में सिर हिलाते हुए रेहान को मना करती है, लेकिन रेहान अपने हाथ से उसे जूस पिलाने लगता है। अन्या और रेहान का ब्रांड देख सब मुस्कुरा देते हैं। दिग्विजय जी अन्या और रेहान को देख मन में कहते हैं, मेरा फैसला गलत नहीं था। अन्या ही इस अधूरे बिखरे परिवार को पूरा कर सकती हैं। जैसे उसने रेहान को संभाल कर उससे अनोखा रिश्ता बना लिया, मुझे पूरा विश्वास है बहुत जल्द ऐसा ही रिश्ता वो रुद्र से भी जोड़ लेगी। बस मेरा परिवार ऐसे ही रहे, अब मेरी यही दुआ है और आखिरी इच्छा भी। वहीं टेबल के आखिरी में बैठे आकाश जी ने यह सब देख लिया था। अन्या के उंगलियों का हाल ये साफ बयां कर रहा था कि उन टुकड़ों को अन्या ने ही जतन से जोड़ा था और उस कागज़ में लिखा नोट वो भी अन्या ने ही लिखा था। उनके दिल में बस यही उलझन थी कि आखिर कोई कैसे उनकी कौशल्या जैसी हो सकती है। अन्या के आने से उनके घर में रौनक है जो कभी उनकी कौशल्या के रहने पर होती थी। ये सब सोच सोचकर आकाश जी की आंखें नम हो गई। वहीं रुद्र सब कुछ इग्नोर करके ऑफिस के लिए निकल गया। रुद्र का उखड़ा हुआ मूड अभय बखूबी नोटिस कर रहा था, लेकिन अभी उससे कुछ पूछना अभय को कुछ ठीक नहीं लगा। नाश्ते के बाद सब अपने अपने काम के लिए चले गए। आकाश जी अपने कमरे में अब भी उस बॉक्स के लिए सोच में गुम थे। अन्या के हाथ में चोट होने के कारण वो कुछ कर नहीं पा रही थी, इसीलिए वो आराम करने अपने कमरे में जाती है। कमरे में आते ही उसकी नज़र सोफे पर पड़े रुद्र की वाइट शर्ट पर पड़ती है। वो सोफे पर बैठकर उस शर्ट को अपने हाथों में लेकर रुद्र की खुशबू को महसूस करती है। ऐसा नहीं है कि उसने रुद्र का ऐसा इनग्रेंट बिहेवियर नोटिस नहीं किया था। उसको ये बात खल रही थी कि उनके रिश्ते में इतनी दूरी ही थी, अन्य चाहकर भी उन्हें बदल नहीं पा रही थी। रुद्र उसकी समझ से परे था और साथ ही वो अपने दिल में कोई झूठी उम्मीद भी नहीं रखना चाहती थी। वो ऐसे ही रुद्र के बारे में सोचते सोचते उस शर्ट को हक किए सो जाती है। शाम का वक्त आकाश जी अपने कामों में लगे थे कि उन्हें कॉल आता है, जिसे सुन उनके चेहरे का रंग एक ही पल में उड़ जाता है। लेकिन जैसे जैसे फ़ोन की दूसरी तरफ की बातें सुन रहे थे, वैसे वैसे उनका चेहरा गुस्से से लाल हुए जा रहा था। वो तुरंत अपना फ़ोन काटकर गुस्से में दनदनाते हुए कमरे से निकल जाते हैं। इधर हॉल में रुद्र आज ऑफिस से जल्दी आ गया था। डिनर में समय होने के कारण वो आज सबके साथ नीचे हॉल में बैठा था। दिग्विजय जी और रुद्र कुछ बिजनेस रिलेटेड बात कर रहे थे और रेहान तविश अपने ही धुन में लगे थे। अब तक अभय भी आ चुका था और वो भी उस सबके साथ वहीं हॉल में बैठ गया। तभी उनके सामने वाला टेबल का कांच किसी चीज़ के ज़ोर से फेंकने पर टूट जाता है। आवाज़ सुन सब हैरत से खड़े हो जाते हैं, सिवाय रुद्र के। वो अब भी एकटक उस टूटे हुए कांच को देख रहा था। तभी सबके कानों में आकाश जी की आवाज़ सुनाई पड़ती है। वो सीढ़ियों के पास खड़े होकर लगभग गरजते हुए कहते हैं, रुद्र। रुद्र का नाम सुनने पर सब रुद्र को देखते हैं। आकाश गुस्से में आगे चलकर आते हैं और रुद्र के सामने खड़े होकर गुस्से में कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कौशल्या के सपने को तोड़ने की? तुम समझते क्या हो अपने आप को? इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लिया है तो तुम किसी भी चीज़ पर अपनी हुकूमत करोगे। तुम चाहे जो करो, लेकिन मेरी कौशल्या की यादों, उसके सपनों, उसकी निशानी से दूर रहना, समझे? तुम्हारा कोई हक नहीं है मेरी कौशल्या की किसी भी चीज़ पर। आकाश जी के ऐसे कहने पर रुद्र भी अब गुस्से में आ गया। वो भी ठीक आकाश जी के सामने खड़ा होकर उनकी आंखों में आंख मिलाकर गुस्से में कहता है, मेरी माँ है वो, और अपनी माँ से जुड़ी हर चीज़ पर हक है मेरा, और इसके लिए मुझे आपसे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। आप कोई नहीं होते मुझे रोकने वाले। आकाश जी रुद्र को घूरते हुए कहते हैं, तुम चाहो जो करो, लेकिन मेरी कौशल्या की यादें, उसके सपने, उसकी निशानी से दूर रहना, समझे? तुम्हारा कोई हक नहीं है उसकी किसी भी चीज़ पर। आकाश जी के ऐसे कहने पर रुद्र भी अब गुस्से में आ गया। वो आकाश जी के सामने खड़ा होकर उनकी आंख में आंख मिलाकर गुस्से में कहता है, मेरी माँ है वो, और अपनी माँ से जुड़ी हर चीज़ पर मेरा हक है। आकाश भी रुद्र की बात सुन गुस्से में गरजते हुए कहते हैं, रुद्र। रुद्र उनसे भी तेज आवाज़ में दहाड़ते हुए कहता है, चिल्लाइए मत मिस्टर आकाश राय चौहान। दोनों बाप बेटों को लड़ते देख दिग्विजय जी उनके बीच में आकर अपनी रौबदार आवाज़ में कहते हैं, शांत हो जाओ तुम दोनों, ये क्या हरकत है? और रुद्र तुम अभी अपने कमरे में जाओ। दिग्विजय जी के ऐसे कहने पर दोनों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब भी वो दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे।
दिग्विजय जी ने जब दोनों को एक दूसरे को घूरते देखा तो इस बार थोड़ा कड़क आवाज़ में कहते हैं, रुद्र मैंने कहा अपने कमरे में जाओ। इस बार रुद्र आकाश जी को घूरता हुआ वहाँ से तेज कदमों से चलकर सीढ़ियों से होते हुए ऊपर चला जाता है। रुद्र के जाने के बाद दिग्विजय जी आदेश देते हुए कहते हैं, आकाश तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। इतना बोल वो भी अपने कमरे की तरफ चले गए। आकाश जी काफ़ी गुस्से में थे, लेकिन अपने पिता की बात उल्लंघना न करते हुए अपने गुस्से को एक गहरी सांस लेकर काबू करते हुए वहाँ से दिग्विजय जी के साथ कमरे की ओर चल दिए। सबके जाने के बाद रेहान भी बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। धीरे धीरे सब अपने अपने कमरे में जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अन्या को इस मैटर की कोई खबर ही नहीं थी। वो तो बैकयार्ड में अपने पुराने कमरे से कुछ पुरानी यादें खुशी खुशी पीछे के रास्ते से ऊपर लेकर जा रही थी। तभी सामने से आते रुद्र की नज़र उस पर पड़ी और साथ ही उसके हाथ में पकड़ी वो पुरानी चीज़ों को देखा, जिससे उसका कुछ मीठा तो कुछ दर्द भरा बचपन जुड़ा था। वो ये सब देख और आग बबूला हो जाता है और गुस्से में आगे बढ़कर झटके से अन्या का हाथ पकड़ लेता है। उसके अचानक ऐसा करने से अन्या कुछ सहम जाती है और साथ ही उसके हाथ से वो बॉक्स छूटकर नीचे गिर जाता है। रुद्र किसी बात की परवाह न करते हुए अन्या को गुस्से में लगभग घसीटते हुए अपने साथ ले जाता है। रुद्र ने क्या किया है ऐसा जिसके चलते आकाश जी इतना गुस्सा है? रुद्र अन्या को गुस्से में कहीं ले जा रहा था। उसने इतने कसकर अन्या का हाथ पकड़ता था कि उसके हाथ की चूड़ियाँ टूटकर ज़मीन पर बिखर रही थी और साथ ही कुछ टुकड़े उसके और रुद्र दोनों के हाथ में चुभे दोनों के खून एक दूसरे में मिल रहे कर नीचे गिर रहे थे। रुद्र के ऐसे करने पर अन्या तो एक पल के लिए सुन पड़ जाती है, पर कुछ कदम चलने पर उसको होश आता है कि रुद्र की पकड़ का वो अपने हाथों को देखती है, जहां उससे अब काफ़ी दर्द हो रहा था। लेकिन रुद्र के गुस्से को देख अन्या कुछ कह नहीं पा रही थी। शब्द जैसे उसके गले में ही अटक से गए। उसका दिल दिमाग ही दोनों सुन पड़ चुका था। रुद्र अन्या को अपने साथ छत के बैकयार्ड की तरफ ले जाता है और उसका हाथ झटककर उसे अपने करीब खींचता है, जिस पे अन्या की धड़कनें डर से बढ़ने लगती हैं। रुद्र अन्या का झुका हुआ सिर अपने दूसरे हाथ से उसके जबड़े जकड़ते हुए ऊपर उठाता है। अन्या उसके ऐसे करने पर सीधा उसकी आंखों में देखने लगती है। रुद्र की आंखों में नफरत, गुस्सा और साथ ही कुछ पुराने दर्द थे जो अन्या साफ देख सकती थी। रुद्र गुस्से में कहता है, तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा, दूर रहो मुझसे और मेरी ज़िंदगी से और साथ ही मेरे घर के मामलों से भी। तुम बस यहाँ सिर्फ मेरे दादाजी की ख्वाहिश पे टिकी हो, वरना तुम जैसी को तो मैं अपनी आंख उठाकर भी नहीं देखता। मेरे घर वालों के मामले में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है और ख़बरदार मेरे या मेरे से जुड़े किसी भी इंसान के अतीत में झांकने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जो तुम अच्छी बहू बनने का ये नाटक कर रही हो, यही करो। तुम सबको बेवकूफ़ बना सकती हो, धोखा दे सकती हो, पर मेरे सामने ये तुम्हारा नाटक नहीं चलेगा। वक्त ख़त्म होते ही मैं तुम्हें इस घर और सबकी ज़िंदगी से ऐसे फेंक दूंगा कि किसी को तुम्हारी कभी याद नहीं आएगी। ये जो अच्छा बन के यहाँ के ऐशो आराम पर हमेशा के लिए राज करना चाहती हो ना, तो ये बस तुम्हारा सपना ही रह जाएगा। तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छे से जानता हूँ, सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और साथ ही पैसों के लिए कुछ भी कर जाए। तुम जैसी का तो कोई ईमान नहीं होता, आज किसी की तो कल किसी और की। लेकिन जब तक इस चौहान परिवार की बहू होने का नाम तुमसे जुड़ा है, याद रखना, इससे इज्जत पर जरा भी आँच आई तो वो तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी पल होगा। इतना बोल रुद्र झटके से अन्या को छोड़ देता है और वहाँ से निकल जाता है। रुद्र ने एक बार भी नहीं देखा कि अन्या किस हाल में है। वहीं अन्या रुद्र के ऐसे शब्द से काफ़ी हर्ट हुई थी। वो बस अपनी धुंधली आंखों से रुद्र को जाता देख रही थी। बादल काफ़ी ज़ोर से गरज रहे थे। तेज़ हवाएं जैसे सब कुछ उड़ाकर ले जाने के फिराक में थी। कुछ ही देर में काफ़ी तेज़ बारिश भी होने लगती है। बारिश के साथ साथ अन्या के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वहीं दूसरी तरफ दिग्विजय जी अपने कमरे की खिड़की के बाहर बारिश को देखते हुए खामोश खड़े थे और साथ ही आकाश जी उनके पीछे खामोशी से अपने पिता को देख रहे थे। वो दोनों जब से कमरे में आए थे, आकाश जी ने ना कुछ कहा था, ना ही दिग्विजय जी ने कुछ। दिग्विजय जी बाहर बारिश को देख
एक दुखी स्वर में कहते हैं, उस दिन भी कुछ ऐसा ही तूफान आया था और हमारी कौशल्या बहू को अपने साथ ले गया। उनका ऐसा कहना आकाश जी की आंखों में नमी तैर गई। जैसे उनके आंखों के सामने कौशल्या का दर्द भरा चेहरा आ गया। दोनों उस पल जैसे कमज़ोर पड़ चुके थे। दिग्विजय जी अपने जज्बातों को काबू कर पलटकर आकाश जी के कहते हैं, ज़रूर हैं, लेकिन उसमें छुपा दर्द वो चाहकर भी नहीं छुपा पाते। आकाश, अगर तुमने अपनी पत्नी खोई है तो हमने भी हमारी बेटी जैसी बहू खोई है। रुद्र और रेहान ने अपनी माँ खोई है। जिस वक्त रेहान को तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तुमने उसको दोषी ठहराकर उसे खुद की नफ़रत की वजह बना दी है। ये तुम्हारी आज तक की सबसे बड़ी गलती है जिसे तुम सुधारना नहीं चाहते। और आज तुमने अपने बड़े बेटे से जिस लहजे में बात की, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं था। आकाश जी अपनी बात शांति से सुन रहे थे। वो रुद्र के बारे में सुनकर कुछ उखराते हुए कहते हैं, लेकिन पापा, रुद्र ने मेरी कौशल्या का सपना तोड़ना चाहा। मैं आकाश जी के इतना कहते ही दिग्विजय जी गुस्से में, रुद्र से ऐसा कुछ नहीं किया है, आप शायद भूल रहे हैं। वो जितना करक है, गुस्से में हो, लाख बुरा हो, लेकिन अब भी उसके अंदर कौशल्या के संस्कार हैं, आदर्श हैं। वो कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे उनकी माँ के नाम को ठेस पहुँचे। और रही बात कौशल्या के आश्रम की, तो आपके जाने के लिए बता देता हूँ, आश्रम की ज़मीन के बगल वाले हिस्से में एक दलदल बन चुका है जो अब आश्रम के लिए खतरा बनते जा रहा है। और साथ ही आसपास कुछ ऐसी बीमारी और वनस्पति अभाव के कारण आश्रम में रहने वाले लोगों के लिए खतरा हो चुका है। ये सारी बात जैसे रुद्र को पता चली, उसने आश्रम दूसरी बेहतर जगह शिफ्ट करने का ऑर्डर दिया और साथ ही मुझसे इस बारे में बात की। वो भले ही पुराना आश्रम खाली कर रहा है, लेकिन वहाँ के रहने वाले लोगों को नुकसान के लिए नहीं, उनकी भलाई के लिए। इस बात की खबर सिर्फ रुद्र और मुझे है। आश्रम में रहने वाले लोगों को कोई डर न हो, इसीलिए ये सारी बात उनसे छुपाई हुई है। रुद्र का इरादा अपनी माँ के सपनों को तोड़ना नहीं, बल्कि उससे और फलता फूलता देखना है। आपकी तरह सबको अभी रुद्र गलत लग रहा होगा, लेकिन जिस दिन ये सारी सच्चाई लोगों के सामने आएगी, उन्हें तब रुद्र के फैसले पर नाज होगा। दिग्विजय जी अपनी बात पूरी कर आकाश जी की तरफ देखते हैं। वो अभी अपनी सोच में घूम थे। उनके चेहरे के भाव से ये साफ था कि उन्हें अब अपनी गलती का पछतावा है, लेकिन अपने इतने सालों के दर्द के पीछे उससे दबते हुए वो फिर से कहते हैं, लेकिन ये सारी बातें उसने मुझसे कहनी चाहिए थी। आखिर वो आश्रम मेरी देखरेख में है। उसने मुझसे पूछा तक ज़रूरी नहीं समझा। उनकी बात सुन दिग्विजय जी उनकी बेवकूफ़ी पर हल्का हंस देते हैं। वो समझ जाते हैं कि इतने सालों की रिश्तों में पड़ी धूल ऐसे अचानक तो नहीं धुलने वाली। अब चाहे रुद्र लाख सही, लेकिन धूल पड़े चश्मे से तो सब धुंधला ही दिखेगा। वो ये सुन आकाश जी को देखकर कहते हैं, उसने मुझसे पूछा था और मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें मेरे फैसले पर भी सवाल उठाने की ज़रूरत है। दिग्विजय जी का ये कहना आकाश जी को निशब्द कर देता है। वो हर फैसले को नकार सकते हैं सिवाय अपने पिता के। आकाश जी अपना सिर हाँ में हिलाते हुए वहाँ से चले गए। दिग्विजय जी आज ये सब देख काफ़ी हर्ट थे। अंदर से परिवार के लिए टूट नहीं सकते थे और वहाँ बेड पर आकर लेट गए। रुद्र अपने कमरे में काफ़ी बेचैन सा बैठा था। जब से उसने अन्या को बुरा भला कहा था, उसके दिल में एक ठीस सी उठ रही थी। रुद्र को समझ नहीं आ रहा था कि उसने किस हक से अन्या को इतना सुनाया। आखिर जब वो उसके लिए मायने नहीं रखती, तो फिर वो किस हक से अन्या के हर छोटी छोटी हरकत पर रिएक्ट करता है। उसका अन्या के करीब किसी और को देखना बर्दाश्त नहीं, ना किसी का छूना उसे बर्दाश्त है, ना अन्या को खुद से ही दी हुआ तकलीफ बर्दाश्त है। उस दिन अन्या के विजय जी से उनके अतीत से जुड़ा सवाल सुनते ही उसे एक अनजान डर लग गया कि अन्या कहीं उसके दर्द और तकलीफ से रूबरू ना हो जाए। इसलिए उसने दिग्विजय जी को मना कर दिया कुछ भी कहने को। उसका दिल कर रहा था कि वो जाए अन्या के पास, उसके सीने से लगकर अपने कहे गए शब्दों के लिए माफ़ी मांगे। रुद्र खुद जानता था कि वो कितनी साफ दिल की हैं और उसके जैसा कोई नहीं है। वो डरता था अपने जज्बातों को बयां करने से और कमज़ोर पड़ जाएगा। वो सारे शब्द रुद्र अन्या को नहीं बल्कि खुद को समझा रहा था, ताकि वो अपने जज्बात अन्या के लिए बदल सके, उससे नफ़रत कर सके। यही सब सोच रुद्र काफ़ी बेचैन था। उसे आज खाली कमरा काट रहा था। रुद्र से जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो अपने
क्लोसेट से एक महंगी वाइन की बोतल निकाल सोफे पर आ जाता है और एक ही बार में आधी बोतल गटक जाता है। रुद्र नशे में था, लेकिन उसने पीना बंद नहीं किया और नशे में बेहोश हो गया। आज काफ़ी सालों बाद रुद्र ने अपनी ऐसी हालत की थी। सुबह का वक्त, दिग्विजय जी और रेहान खामोश हॉल में बैठे थे। तभी सबकी नज़र सीढ़ियों से आते हुए रुद्र पर पड़ी। वो रेडी होकर ऑफिस जा रहा था। चेहरे पर कोई भाव नहीं, लेकिन लाल आंखों से साफ साफ पता चल रहा था कि वो रात भर सोया नहीं है ठीक से। रेहान रुद्र को देख गुड मॉर्निंग कहता है, लेकिन रुद्र सबको इग्नोर कर वहाँ से बाहर जाने लगता है। तभी उसके कानों में दिग्विजय जी की आवाज़ आती है, जिससे उसके जाते कदम एक पल के लिए रुक जाते हैं। रुद्र जाने से पहले नाश्ता तो कर लो। रुद्र बिना पलटे कहता है, नहीं दादाजी, मुझे ऑफिस में अर्जेंट मीटिंग अटेंड करनी है, मैं नहीं रुक सकता। रुद्र कार में बैठ के वहाँ से निकल जाता है। रुद्र अपना सिर सीट से टिकाकर एक ठंडी सांस भरता है। उसने जानबूझकर दिग्विजय जी की बात टाल दी थी ताकि उसका सामना अन्य से ना हो। इस वक्त वो गिल्टी फील कर रहा था। उसके अंदर अन्य का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। वहीं दिग्विजय जी रुद्र के जाने के बाद अपने मन में कहते हैं, जानता हूँ कल की बात आपके दिल को बहुत दुख पहुँचा है, लेकिन ये भी जानता हूँ आप इतने कमज़ोर नहीं कि आपको कोई हिला सके। एक नौकर सबको नाश्ते के लिए बुलाता है। तभी रेहान कहता है, वैसे भाभी कहाँ है, मुझे रात से दिखाई नहीं दी। तभी एक नौकर अपने चेहरे पर घबराहट लिए हड़बड़ाते हुए उनके पास आकर कहता है, साहब साहब वो ऐसे बोलते हुए छत की ओर इशारा करता है। उसको इतना घबराया देख अभय उससे शांत कहते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम ऐसे इतना घबरा क्यों रहे हो, क्या बात है, साफ साफ बोलो। नौकर घबराहट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए कहता है, साहब वो छोटी छोटी मालकिन छत पर बेहोश पड़ी है, वो कुछ बोल नहीं रही है। उसका इतना कहना ही था कि रेहान से फ़ोन छूट जाता है। वह घबराहट में उस नौकर के दोनों कंधों को लग झकोड़ते हुए कहता है, क्या हुआ भाभी को, कहाँ है वो। नौकर रेहान के ऐसे रिएक्ट करने पर काफ़ी सहम जाता है। उसके मुंह से कुछ बोल नहीं फूटते, बस उंगलियों से ऊपर की ओर इशारा करता है। रेहान ये देख जल्दी से उस नौकर को झटक कर ऊपर की ओर भागता है। उसके पीछे तविश अबे भी घबराकर भागते हैं। दिग्विजय जी भी अपने बूढ़े कदमों से अपने रफ्तार से भी अधिक मात्रा में चलते हैं। रेहान घबराते हुए छत पर आता है और इधर उधर अन्या को देखने लगता है। नौकर रेहान को बैकयार्ड के साइड ले जाता है। रेहान ने जब अन्या को छत पर बेहोश देखा तो घबरा गया। वो जल्दी से भागकर अन्या का सिर अपने एक हाथ से उठाकर अन्या के चेहरे को थप कर उसे पुकारने लगा, भाभी क्या हुआ आपको, भाभी उठो, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हो। भाभी, अबे और तविश भी अब तक अन्या के पास आ चुके थे। अबे अन्या की पल्स को सेंस चेक करते हुए कहता है, भाभी की सेंस बहुत धीमी चल रही है और काफ़ी तेज़ बुखार है। तविश भी अन्या की हालत देख कहता है, भाभी के कपड़े भी गीले हैं, मतलब वो कल रात से यहीं हैं बारिश में। रेहान ये सब सुन और घबरा गया और अन्या के सिर को अपने सीने से लगाते हुए कहता है, भाभी आपको कुछ नहीं हो सकता, माँ के जाने के बाद अब मैं आपको नहीं खो सकता, कुछ नहीं होगा आपको। रेहान चीख कर कहता है, कोई एम्बुलेंस बुलाओ, भाई को भी बुलाओ। अबे रेहान को शांत करते हुए कहता है, रेहान शांत हो जाओ, एम्बुलेंस को कॉल कर दिया, आती ही होगी, हम भाभी को पहले नीचे लेकर चलते हैं। तभी रेहान की नज़र अपने हाथ में लगे खून पर जाती है। ये देखकर वो घबरा जाता है। ये खून अन्या के सिर से बह रहा था। एम्बुलेंस अब तक नहीं आई थी। अभय ने अन्या को अपनी गाड़ी में ले जाने का सोचा। सब जल्दी से अन्या को हॉस्पिटल रवाना हो गए। दिग्विजय जी को संभाल कर तविश दूसरी कार में ले आया। इस वक्त दिग्विजय जी का दिल काफ़ी घबरा रहा था। उसके जहन में बारिश और उससे जुड़ी अतीत का वो ना मिटने वाला दर्द था। एक बार फिर ना हो कि इतिहास दो बार लौट आए।